नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी अध्यक्ष खालिदा जिया का ढाका में निधन। अर्नेस्ट एंड यंग की रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2047-48 तक 26 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर। प्रति व्यक्ति आय $15,000 से अधिक होने का अनुमान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में संघर्ष विराम योजना के अगले चरण पर चर्चा के लिए फ्लोरिडा में इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। रूस ने राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर 91 यूक्रेनी ड्रोन से हमले का दावा किया। और महिला क्रिकेट में तिरुवनंतपुरम में आज शाम 5वें और अंतिम 2020 मैच में भारत का सामना श्रीलंका से। अब समाचार विस्तार से। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष खालिदा जिया का आज सुबह ढाका के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 80 वर्ष की थीं। बीएनपी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि एवरकेयर अस्पताल में उपचार के दौरान खालिदा जिया का निधन हुआ। डॉक्टर्स के अनुसार उनकी हालत अत्यंत गंभीर थी और उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया था। खालिदा जिया बांग्लादेश की 2 बार प्रधानमंत्री रहीं। वे दशकों तक बांग्लादेश की राजनीति की अत्यधिक प्रभावशाली हस्तियों में से एक थीं। उन्होंने कई वर्षों तक बीएनपी के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दी। उनके निधन के साथ ही देश की राजनीति के एक युग का अंत हो गया है। विश्व दर्पण के लिए मैं सरफिरोजी। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी अर्नेस्ट एंड यंग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2047-48 तक 26 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति मौजूदा आय 6 गुना अधिक बढ़कर करीब $15,000 होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। 2030 तक चीन और अमेरिका के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दौड़ में भारत का जर्मनी और जापान से आगे निकल जाने की आशा है। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत पहले ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुका है। ये इसकी आर्थिक उदारीकरण नीतियों का परिणाम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले दशकों में भारत का विकास अनुमान प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक बना रहेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात फ्लोरिडा में गाजा संघर्ष विराम योजना के अगले चरण पर चर्चा करने के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात की। बैठक के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उसे हथियार डालने के लिए ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर हमास ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कार्रवाई के लिए इजरायल की प्रत्यक्ष भागीदारी भी आवश्यक नहीं होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। ये बातचीत यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ ट्रंप की मुलाकात के एक दिन बाद हुई। एक रिपोर्ट। बातचीत में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि यूक्रेन ने नोवागोरेड क्षेत्र में उनके आवास को निशाना बनाते हुए 91 ड्रोन से बड़ा हमला किया। ट्रंप ने इस आरोप पर आक्रोश व्यक्त करते हुए इसे अशोभनीय बताया। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से संवेदनशील शांति वार्ता के दौरान किसी नेता के आवास पर ऐसा हमला करना सीमा का उल्लंघन है। इस बीच यूक्रेन ने रूस के दावों को खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इसे पूरी तरह से मनगढ़ंत और झूठ बताया। यूक्रेन ने कहा है कि रूस उसके सरकारी भवनों पर नए हमलों को उचित ठहराने और मार-ए-लागो में हुई वार्ता के दौरान राजनयिक प्रगति को बाधित करने के लिए ये कहानी गढ़ रहा है। रूस ने तनाव के बावजूद संकेत दिया है कि वो अपनी वार्ता की स्थिति में संशोधन करेगा, लेकिन ट्रंप प्रशासन के साथ शांति वार्ता जारी रखेगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने 2026 का नववर्ष संदेश हिंदी में जारी किया है। ये संयुक्त राष्ट्र में हिंदी की पहुंच बढ़ाने के भारत के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हिंदी पाठ
और हिंदी उपशीर्षकों वाली वीडियो के साथ श्री गुतरश ने अराजकता और अनिश्चितता से घिरे विश्व के बारे में कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने वैश्विक नेताओं से सैन्य खर्च से ध्यान हटाकर विकास सहायता पर केंद्रित करने का आग्रह किया। पहली बार हिंदी में संदेश जारी करके संयुक्त राष्ट्र ने मानव एकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है। बांग्लादेश और भारत के बीच हालिया घटनाक्रमों के बाद भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त एम रियाज हमीदुल्लाह कल रात ढाका पहुंचे। प्रमुख दैनिक प्रोथोम ओलू ने राजनयिक सूत्रों के हवाले से बताया कि द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति पर परामर्श के लिए उच्चायुक्त को नई दिल्ली से ढाका बुलाया गया था। नेपाल में उपेंद्र यादव वाली जनता समाजवादी पार्टी जेएसपी और महंत ठाकुर की लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी एलएसपी का विलय हो गया है। जेएसपी और एलएसपी मधेसी क्षेत्र आधारित राजनीतिक दल हैं। नेपाल में आगामी संसदीय चुनाव से पहले दोनों दलों के नेताओं ने विलय के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये विलय मधेसी राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। इसका उद्देश्य संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य प्रणाली को मजबूत करना और संघवाद, पहचान, आनुपातिक समावेशन और सामाजिक न्याय जैसे प्रगतिशील एजेंडे को बढ़ावा देना है। हालांकि दोनों दलों ने नए दल का नाम, चुनाव चिन्ह और संगठनात्मक संरचना जैसे विवरण को अभी अंतिम रूप नहीं दिया है। ताइवान ने द्वीप के आसपास चीन के संयुक्त सैन्य अभ्यास की निंदा की है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए ने कल सुबह नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल और रॉकेट बलों के साथ मिलकर जस्टिस मिशन 2025 सैन्य अभ्यास किया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जवाबी कार्रवाई की जा रही है और द्वीप की रक्षा के लिए सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। ताइवान के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि ये अभ्यास ताइवान जल डमरू मध्य और हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा को कमजोर कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था को खुलेआम चुनौती है। इंडोनेशिया में सुलावेसी द्वीप के मनादो शहर में एक वृद्धाश्रम में लगी आग से 16 लोगों की मौत हो गई। मनादो पुलिस प्रमुख ने बताया कि उत्तरी सुलावेसी प्रांत के वर्धा दमाई वृद्धाश्रम में रविवार देर रात आग लग गई जब निवासी सो रहे थे। 15 निवासियों की जलकर मौत हो गई जबकि एक पीड़ित का शव पाया गया। दमकल कर्मियों ने 6 फायर इंजन का इस्तेमाल किया। आग पर काबू पाने में 2 घंटे से अधिक का समय लगा। पुलिस की रिपोर्ट में बिजली की खराबी को आग का कारण बताया गया, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि सटीक कारणों की जांच के लिए अभी जांच जारी है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक। महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच 5वां और अंतिम टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम पहले ही सीरीज में 4-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है। वहीं महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग में रांची में सांची बंगाल टाइगर्स ने अपने पहले मुकाबले में जीएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब को 1-0 से हरा दिया। अगस्टीना गोरजिलानी के दमदार ड्रैग फ्लिक ने सांची बंगाल टाइगर्स को पहले क्वार्टर में बढ़त दिलाई। हॉकी इंडिया लीग का सीधा प्रसारण वेव्स और हॉकी इंडिया लीग के यूट्यूब चैनल पर किया जा रहा है। उधर कतर में फिडे वर्ल्ड ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप 2025 के पहले दिन भारत के अर्जुन एरिगेसी शीर्ष स्थान पर रहे। अर्जुन 13वें दौर में 10 अंकों के साथ मैक्सिम वॉचियर लॉग्रेव और फेबियानो कारुआना के साथ ओपन वर्ग में शीर्ष पर हैं। 11वें दौर में पहले स्थान पर पहुंचने वाले अर्जुन ने मैग्नस कार्लसन पर एक रोमांचक जीत दर्ज की, जबकि जॉर्डन वैन फॉरेस्ट से उन्हें एकमात्र हार का सामना करना पड़ा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी अध्यक्ष खालिदा जिया का ढाका में निधन। ऑनेस्ट एंड यंग की रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2047-48 तक 26 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर, प्रति व्यक्ति आय $15,000 से अधिक होने का अनुमान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में संघर्ष विराम योजना के अगले चरण पर चर्चा के लिए फ्लोरिडा में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। रूस ने राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर 91 यूक्रेनी ड्रोन से हमले का दावा किया। और महिला क्रिकेट में तिरुवनंतपुरम में आज शाम 5वें और अंतिम 2020 मैच में भारत और श्रीलंका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।